नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने केंद्र की व्यवस्थापिका अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा हमने राज्य सरकार की विधानसभा और राज्यपाल का अध्ययन भी कर लिया है। आज के वीडियो में हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री है और उसका मंत्रिपरिषद है, इसका वर्णन संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार का जो गठन है उसके बारे में संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। संविधान के आर्टिकल 163, 164, 167 इन 3 आर्टिकल में राज्य के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और इनके कार्यों के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 163 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री उस मंत्रिपरिषद का चीफ होगा, हेड होगा, मुखिया होगा और आर्टिकल 167 में इनके कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। यह सभी संविधान के भाग 6 में उल्लेखित है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पहले थोड़ा हम इसके पहले वीडियो पर जाते हैं जहां पर हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की थी। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है केंद्र में, तब तक हम मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं समझ पाएंगे। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन हैं, आपको मालूम है। संसद के 2 सदन हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। भले ही वह सदस्य राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो अथवा इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो भी राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसको 6 माह के भीतर इन दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो ये तो होगी केंद्र की बात। यह बात इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप लोकसभा और राज्यसभा को नहीं समझेंगे, जब तक आप केंद्र में प्रधानमंत्री की हैसियत को नहीं समझेंगे, तब तक आप राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्रायः स्थिति समान है। दोनों के अधिकार और शक्तियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक केंद्र का मुखिया है और दूसरा राज्य का मुखिया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब हम यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। यह तो क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा? जिस तरह से राष्ट्रपति ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, क्या इसी तरह से राज्यपाल करेगा? तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि हमारे देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। मतलब आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में, जब हमने विधानमंडल के बारे में पढ़ा था कि विधानमंडल जो राज्यों के होते हैं उनके भी केंद्र की भांति 2 सदन होते हैं। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक उसी तरह से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है।
अब जो राज्य की विधान मंडल है, इसके 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें से जिसको विधानसभा का बहुमत हासिल होगा उस व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोनीत करेगा, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब यहाँ पर ठीक वही कंडीशन है जो केंद्र में है। मुख्यमंत्री चाहे तो वह विधान परिषद का सदस्य हो सकता है अथवा विधानसभा का सदस्य हो सकता है अथवा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तब भी राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, बशर्ते उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। जैसा कि अभी आपने कल या परसों के पेपर में पढ़ा होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बन गए। चूँकि वह जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लगभग 6 महीने होने वाले थे इसके पहले वह विधान परिषद में निर्विरोध चुने गए और अब वैधानिक रूप से वह मुख्यमंत्री बनने के पात्र हो गए। क्योंकि अभी तक वह दोनों सदन में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो यह क्लियर हो गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और वह विधान परिषद के अथवा विधानसभा के किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री बना सकता है, बशर्ते उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब सवाल उठता है कि बहुमत किसे कहते हैं। बहुमत की सीधी सी परिभाषा है कि किसी भी सदन के आधे से ज़्यादा सदस्य जिसके साथ हो उसको बहुमत है। एक छोटा सा सूत्र आप याद रख सकते हैं बहुमत का सूत्र जो है सदस्य संख्या मतलब जो सदन की सदस्य संख्या है उसको हमें यहाँ लिखना है बटा, यानी कि भाग कर देंगे उसका 2 में, तो जो भी संख्या आएगी उसमें प्लस कर देंगे 1। अब मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है, इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो आएगा 115 है, प्लस में हम 1 कर देंगे तो ये हो गया 116। मतलब आधे से ज़्यादा सदस्य जिसके साथ होंगे वो बहुमत प्राप्त दल का नेता कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको सदन में या विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मान के चलिए वो इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर वह इन दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से वह मुख्यमंत्री बन सकता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के शपथ की। जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाता है, उसको नियुक्त कर दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष एक पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और शपथ लेने के पश्चात ही वह अपने कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर और मुख्यमंत्री जिनके चाहे उनको मंत्री परिषद में नियुक्त करते हैं और उनकी सूची भी राज्यपाल को देते हैं। तो इस तरह से मंत्री परिषद का गठन भी साथ साथ में हो जाता है। उनकी शपथ भी राज्यपाल दिलवाते हैं और उनके विभागों का बंटवारा करके मंत्री परिषद बन जाता है। कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि विधानसभा में जिस व्यक्ति को विश्वास मत प्राप्त है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जिस दिन विधानसभा में उसका विश्वास समाप्त हो जाएगा, जिस दिन उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं रहेगा, उसको पद से हटाया जा सकता है। वैसे तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है, सरकार का गठन होता है, कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। लेकिन इसके बीच में अगर मान के चलिए किसी मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं रहता है, कोई सदस्य यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, जैसा कि अक्सर होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को समय से पहले भी हटाया जा सकता है। वह त्याग पत्र भी दे सकता है और जब उसको विधानसभा में बहुमत नहीं रहता है तो वह
सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर पद से पृथक हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर कोई दूसरा व्यक्ति जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार के समक्ष दावा प्रस्तुत करता है। फिर राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं और अगर मान के चलिए किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं रहता है तो मध्यावधि चुनाव भी कराए जा सकते हैं। तो यह तो हो गया कार्यकाल। कार्यकाल के बाद करते हैं हम वेतन भत्तों की। मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है, आपने कई बार देखा होगा कि माननीय जब चाहे तब टेबल ठोककर या हाथ उठा करके अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि संविधान ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधायकों को वेतन बढ़ाने का पावर या वेतन बढ़ाने के लिए जो विधान बनाना है, कानून बनाना है, वह विधानमंडल के पास सुरक्षित है। विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों मिलकर जब चाहे तब इनके वेतन में भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, इनका वेतन बढ़ा सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण देश की संसद करती है, लेकिन विधायक और मंत्रियों के मामले में, मुख्यमंत्री के मामले में ऐसा नहीं है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करती है। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान द्वारा राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। लेकिन इन सभी शक्तियों का प्रयोग, इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हैं। तो यहाँ पर जो भी शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की, उन सभी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं। चूँकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, तो यहाँ पर वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। राज्यपाल यहाँ पर नाम मात्र का शासक होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के पास होती है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ देखें। सबसे पहला काम है मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल का गठन। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, सबसे पहले वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए वह एक सूची राज्यपाल को उपलब्ध कराता है। तो राज्यपाल उसी सूची के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उनको विभागों का बंटवारा कर देते हैं और उनको शपथ दिलाने के पश्चात उनका मंत्रिमंडल बन जाता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है, किसी भी मंत्री को निर्देश दे सकता है, वह किसी भी मंत्री को सुझाव दे सकता है, आवश्यक परामर्श दे सकता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन का पूरा कार्य मुख्यमंत्री को करना होता है। राज्यपाल तो सिर्फ वही करता है जो मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूची दे दी जाती है। मुख्यमंत्री का दूसरा कार्य है विधानसभा का नेता, विधानसभा एवं राज्य का नेता, राज्य का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, साथ ही राज्य का नेता भी होता है, क्योंकि विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और इनके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री पूरे राज्य का, पूरे प्रदेश का नेता होता है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से मुख्यमंत्री विधानसभा का और राज्य का नेता होता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, शासन की नीतियों की घोषणा करता है। कोई मंत्री अगर किसी तरह का बयान दे देता है तो उसका स्पष्टीकरण भी मुख्यमंत्री को ही देना होता है। तीसरा कार्य है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी यानी कि सेतु का काम करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है, दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका में रहता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने का कार्य मुख्यमंत्री करता है। इस तरह से मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। इसके अलावा एक और कार्य है जो है महत्वपूर्ण कार्य है, केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार से समन्वय, चूंकि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का मुखिया होता है और वह अपने प्रदेश की भलाई के लिए केंद्र सरकार से सहयोग स्थापित करके, उनसे समन्वय स्थापित करके, उनसे सहायता प्राप्त कर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और केंद्र में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से सहयोग करता है, उनसे समन्वय स्थापित करके अपने राज्य के लिए कुछ योजनाएं लाता है और प्रदेश के विकास में भागीदार बनता है। ये तो हो गए मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति। अब हम यहाँ पर मंत्री परिषद पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद के कार्यों के बारे में आर्टिकल 167 में उल्लेख है। मंत्री परिषद की सबसे पहली विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में किसी भी एक मंत्री या विभाग के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास होता है तो सामूहिक रूप से पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध उस प्रस्ताव को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्री परिषद को कई बार इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो सामूहिक रूप से सभी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो मंत्री परिषद होती है इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री। तो इस तरह से इन 3 तरह के मंत्रियों से मंत्री परिषद का गठन होता है और यह सभी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा कार्य है शासन की नीतियों का निर्धारण करना। शासन की नीतियों का निर्धारण करना। राज्य का मंत्री परिषद राज्य के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य के विकास के लिए, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, राज्य की में विभिन्न प्रकार की योजना बनाने के लिए उनकी नीतियां बनाने का कार्य मंत्री परिषद करता है। तीसरा कार्य है विधायी कार्य। विधायी कार्य का मतलब होता है कानून बनाने का कार्य। कानून मतलब विधि। तो अब आप कहेंगे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होती हैं और व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड का प्रावधान करना। तो फिर आप कहेंगे कि इस कार्यपालिका में विधि निर्माण का क्या काम। तो आपको एक बात बता दें कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही होता है। जैसा कि हमने अपने देखा, प्रदेश में देखा, देश में देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्यों में से ही हो रही है। जो मंत्री हैं वह पहले विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं। इसी तरह से केंद्र के प्रधानमंत्री हैं तो वह किसी न किसी सदन के सदस्य हैं। तो पहले वह व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, इसके पश्चात ही कार्यपालिका में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होगी। मंत्री परिषद ही राज्य के कानूनों के लिए, जो कि संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय होते हैं, उन पर प्रारूप तैयार करवाता है और उसको विधानसभा या विधान परिषद में या विधानमंडल में पारित करवाता है। चौथा कार्य है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, विधान परिषद राज्य के लिए बजट तैयार करता है। राज्य की जनता पर किस तरह के टैक्स लगना है, किस तरह के कर लगना है और जनता के धन का उपयोग किस तरह से करना है, किस तरह से खर्च करना है, यह सारा कार्य वित्तीय कार्य के अंतर्गत आता है। और इस कार्य को करवाने के लिए बजट तैयार करवाना और उसको विधानसभा या विधान परिषद से पारित करवाना, यह कार्य भी मंत्री परिषद का होता है। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर
जो चर्चा की उसमें एक बिंदु रह गया है, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हमने बताए थे आपके लिए। तो दोनों सदन में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। आप चाहें तो उनके नाम नोट कर सकते हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, और नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, और नंबर 6 हो गया, आंध्र प्रदेश से ही बना है, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, यानी कि एकल सदन है, एक सदनी व्यवस्था है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जीके में और भी कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर मंत्रिपरिषद के निर्माण की प्रक्रिया समझ ली है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया समझ ली है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है समझ लिया है, और मुख्यमंत्री कब तक पद पर बना रह सकता है, यानी कि उसका कार्यकाल कितना होता है, वह भी समझ लिया है। वेतन भत्तों के बारे में बता दिया है कि राज्य का विधानमंडल और उसके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। इस तरह से कहा जाए तो प्रदेश की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को ही राज्यपाल मानने के लिए बाध्य होते हैं। हाँ, एक मामले में राज्यपाल को थोड़े से विवेकाधीन अधिकार होते हैं। जब किसी राज्य में विधानसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में अपने विवेक का उपयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता जिस पर उसको भरोसा हो कि यह आने वाले समय में विधानसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।